साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी की बुक नंबर 2 के 8वें भाग का 7वां बयान। तो आइए साथियों, आनंद लेते हैं इस जादुई कहानी का 7वां बयान। राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह को काशी की तरफ और भैरव सिंह को रोहतासगढ़ की तरफ रवाना करके ये कमलनी अपने साथियों को साथ लिए हुए माया रानी के तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुई। इस समय रात नाम मात्र को बाकी थी। प्राय सुबह को चलने वाली दक्षिणी हवा ताज़ी खिली हुई और खुशबूदार फूलों की कलियों में से अपने हिस्से की सबसे पहली खुशबू लिए हुए अटखेलियाँ करती सामने से चली आ रही थी। हमारे बहादुर कुमार लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे थे। यद्यपि माया रानी का तिलिस्मी बाग यहाँ से बहुत दूर था, मगर वह खूबसूरत बंगला जो चश्मे के ऊपर बना हुआ था और जिसमें पहले पहले नानक और बाबा जी माया रानी के दरोगा से मुलाकात हुई थी, थोड़ी ही दूर पर था, बल्कि उसकी स्याही दिखाई दे रही थी। हमारे पाठक इस बंगले को भी भूले न होंगे और उन्हें ये बात भी याद होगी कि नानक राम भोली को ढूंढता हुआ चश्मे के किनारे चलकर इसी बंगले में पहुंचा था और इसी जगह से बेबस करके माया रानी के दरबार में पहुंचाया गया था। इंद्रजीत, कमलनी से सूर्योदय के पहले ही हम लोगों को अपना सफ़र पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे के राज्य में, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक दुश्मन के राज्य में लापरवाही के साथ घूमना उचित नहीं है। कमलनी, ठीक है, मगर हमें अब बहुत दूर जाना भी नहीं है। हाथ का इशारा करके वह जो मकान दिखाई देता है, बस वहीं तक चलना है। लाडली, वह तो दरोगा वाला बंगला है। कमलनी, हाँ, और मैं समझती हूँ कि जब से कमबख्त दरोगा कैद हो गया है तब से वह खाली ही रहता होगा। लाडली, हाँ, वह मकान आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है। वहाँ से एक सुरंग माया रानी के बाग तक गई है, मगर उसका हाल सिवाय दरोगा के और किसी को मालूम नहीं है और दरोगा ने आज तक उसका भेद किसी से नहीं कहा। कमलनी, ठीक है, मगर मुझे उस सुरंग से कोई मतलब नहीं। उस मकान के पास ही चश्मे की दूसरी तरफ एक टीला है, मैं वहाँ चलूँगी, क्योंकि आज दिन भर उसी टीले पर बिताना होगा। लाडली, यदि माया रानी का कोई आदमी मिल गया तो? कमलनी, एक नहीं अगर 10 भी हो तो क्या परवाह है। थोड़ी देर में यह मंडली उस मकान के पास जा पहुंची जिसमें दरोगा रहा करता था। कमलनी ने चाहा कि उस मकान के बगल से होकर चश्मे के पार चली जाए और उस टीले पर पहुँचे जहाँ जाने की आवश्यकता थी, मगर बंगले के बरामदे में एक लंबे कद के आदमी को टहलते देख वह रुकी और उसी तरफ गौर से देखने लगी। कमलनी के रुकने से दोनों कुमार और अय्यार लोग भी रुक गए और सभी का ध्यान उसी तरफ जा रहा। सवेरा तो हो चुका था, मगर इतना साफ नहीं हुआ था कि 100 कदम की दूरी से कोई किसी को पहचान सके। उस आदमी ने भी कुंवर इंद्रजीत सिंह की मंडली को देखा और तेज़ी से इन लोगों की तरफ बढ़ा। कुछ पास आते ही कमलनी ने उसे पहचाना और कहा, यह तो भूतनाथ है। भूतनाथ का नाम सुनते ही शेर सिंह काँप उठा, मगर दिल कड़ा करके चुपचाप खड़ा रह गया। कमलनी भूतनाथ से, वाह वाह, तुम्हारे भरोसे पर अगर कोई काम छोड़ दिया जाए तो वह बिल्कुल ही चौपट हो जाए। भूतनाथ, हाथ जोड़कर माफ़ कीजिएगा, मुझसे एक बड़ी भूल हो गई और इसी सबब से मैं आज्ञानुसार काशी में आपसे मिल न सका। कमलनी, भूल कैसी? भूतनाथ, नागर को लिए हुए मैं आपके मकान की तरफ जा रहा था। एक दिन तो बखूबी चला गया, दूसरे दिन जब बहुत थक गया तो एक पहाड़ी के नीचे घने जंगल में उसकी गठरी रखकर सुस्ताने के लिए ज़मीन पर लेट गया। यकायक कमबख्त नींद ने धर दबाया और मैं सो गया। जब आँख खुली तो नागर को अपने पास न देखकर घबरा गया और उसे चारों तरफ ढूंढने लगा, मगर कहीं पता नहीं लगा। कमलनी, अफसोस। भूतनाथ, कई दिन तक ढूंढता रहा, आखिर भेष बदल जब काशी में आया तो खबर लगी कि नागर अपने मकान में मौजूद है। इसके बाद मैं गुप्त रीति से माया रानी के तिलिस्मी बाग के चारों तरफ घूमने लगा। वहाँ पता लगा कि दोनों कुमार और उनके अय्यारों को, जिन्हें माया रानी ने कैद कर रखा था, कोई छुड़ा कर ले गया। मैं उसी समय समझ गया कि यह काम आपका है, बस तभी से आपको ढूंढ रहा हूँ। इस समय इत्तेफाक से इधर आ निकला। कमलनी, कुछ सोचकर, तुम अपने को बड़ा होशियार लगाते हो, मगर वास्तव में कुछ भी नहीं हो। खैर, हम लोगों के साथ चले आओ। भूतनाथ को भी साथ लिए हुए कमलनी वहाँ से रवाना हुई और चश्मे के पास से होकर उस टीले के पास पहुँची जिसके ऊपर जाने का इरादा था। कमलनी जब अपने साथियों को पीछे पीछे आने के लिए कहकर टीले के ऊपर चढ़ने लगी, तब शेर सिंह ने टोक दिया और कहा, यदि कोई हर्ज न हो तो मेरी एक बात पहले सुन लीजिए। कमलनी,
आप जो कुछ कहेंगे मैं पहले ही समझ गई। आप चिंता न कीजिए और चले आइए। शेर, ठीक है, मगर जब तक मैं कुछ कह न लूँगा जी नहीं मानेगा। कमलनी हंसकर, अच्छा कहिए। शेर सिंह को अपने साथ आने का इशारा करके कमलनी टीले के दूसरी तरफ चली और दोनों कुमार तेज सिंह, तारा सिंह, लाडली और भूतनाथ को टीले के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने के लिए कह गई। टीले के पीछे निराले में पहुंचने पर शेर सिंह ने अपने दिल का हाल कहना शुरू किया। चाहे आप भूतनाथ को कैसा ही नेक और ईमानदार समझती हो, मगर मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि आप उस बेईमान शैतान पर भरोसा नहीं कीजिए। कमलनी, मैं पहले ही समझ गई थी कि आप यही बात मुझसे कहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भूतनाथ ने जो कुछ काम किए हैं वे उसकी नेकनामी, ईमानदारी और अय्यारी में बट्टा लगाते हैं। परंतु आप कोई तरद्दुद न कीजिए, मैं बड़े बड़े बेईमानों से अपना मतलब निकाल लेती हूँ। मेरे साथ वह अगर जरा भी दगा करेगा तो उसे बेकाम करके छोड़ दूँगी। शेर, मैं समझता हूँ कि आप उसका पूरा पूरा हाल नहीं जानती। कमलनी, भूतनाथ यद्यपि तुम्हारा भाई है, मगर मैं उसका हाल तुमसे भी ज़्यादा जानती हूँ। तुम्हें अगर डर है तो इसी बात का कि यदि कुमारों को मालूम हो जाएगा कि वह तुम्हारा भाई है तो तुम्हारी तरफ से उसका दिल मैला हो जाएगा, या भूतनाथ अगर कोई बुराई कर बैठेगा तो मुफ्त में तुम भी बदनाम किए जाओगे। शेर, हाँ हाँ, बस इसी सोच में मरा जाता हूँ। कमलनी, तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे सिर कोई बदनामी नहीं आएगी। जो कुछ होगा मैं समझ लूँगी। शेर, अख्तियार है आपको, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। दोनों कुमार और उनके साथी लोग टीले पर चढ़ चुके थे। इसके बाद शेर सिंह को अपने साथ लिए हुए कमलनी भी वहां जा पहुंची। टीले के ऊपर की अवस्था देखने से मालूम होता था कि किसी ज़माने में वहां पर ज़रूर कोई खूबसूरत मकान बना हुआ होगा, मगर इस समय तो एक कोठरी के सिवाय वहां और कुछ भी मौजूद न था। यह कोठरी 20-25 आदमियों के बैठने के योग्य थी। कोठरी के बीचों बीच पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर पत्थर ही का शेर बैठा था। कमलनी ने उसी जगह सभी को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ की तरफ देख करके बोली, इसी जगह से एक रास्ता माया रानी के तिलिस्मी बाग में गया है। तुम्हें छोड़ सब लोगों को लेकर मैं वहां जाऊंगी और कुछ दिनों तक उसी बाग में रहकर अपना काम करूंगी। तब तक के लिए एक दूसरा काम तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। आशा है कि तुम बड़ी होशियारी से उस काम को करोगे। भूतनाथ, जो कुछ आज्ञा हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर इस समय सबसे पहले मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप एकांत में सुन लें तो ठीक है। कमलनी, कोई हर्ज नहीं, तुम जो कुछ कहोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर भूतनाथ को साथ लिए कमलनी उस कोठरी के बाहर निकल आई और दूसरी तरफ एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर भूतनाथ से बातचीत करने लगी। 2 घड़ी से ज़्यादा दोनों में बातचीत होती रही, जिसे इस जगह लिखना हम मुनासिब नहीं समझते। अंत में भूतनाथ ने अपने बटुए में से कलम, दवात और कागज़ का टुकड़ा निकालकर कमलनी के सामने रख दिया। कमलनी ने एक चिट्ठी अपने बहनोई राजा गोपाल सिंह के नाम लिखी और उसमें यह लिखा कि भूतनाथ को यह चिट्ठी देकर हम तुम्हारे पास भेजते हैं। इसे बहुत ही नेक और ईमानदार समझना और हर एक काम में इसकी राय और मदद लेना। यदि यह किसी जगह ले जाए तो बेखटके चले जाना, और यदि अपनी इच्छानुसार कोई काम करने के लिए कहे तो उसमें किसी तरह का शक न करना। मैं इससे अपना भेद नहीं छिपाती और इसे अपना विश्वास पात्र समझती हूँ। इसके बाद हस्ताक्षर और एक निशान करके वह चिट्ठी भूतनाथ के हवाले की और कहा कि बस तुम इसी समय मनोरमा के मकान की तरफ चले जाओ और राजा गोपाल सिंह से मिलकर काम करो, या जो मुनासिब हो करो, मगर देखो खूब होशियारी से काम करना। मामला बहुत नाजुक है और तुम्हारे ईमान में ज़रा सा फ़र्क पड़ेगा तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। आप हर तरह से बेफिक्र रहिए, कहकर भूतनाथ टीले के नीचे उतर आया और देखते देखते सामने के जंगल में घुसकर गायब हो गया। तो साथियों, यहाँ पर ये 7वां बयान अब पूरा होता है। तो साथियों, आइए आनंद लेते हैं 60वें बयान का। अपनी बहन लाडली, अय्यारों और दोनों कुमारों को साथ लेकर कमलनी राजा गोपाल सिंह के कहे अनुसार माया रानी के तिलिस्मी बाग के 4थे दर्जे में जाकर देव मंदिर में कुछ दिन रहेगी। वहाँ रहकर ये लोग जो कुछ करेंगे उसका हाल पीछे लिखेंगे। इस समय तो भूतनाथ का कुछ हाल लिखकर हम अपने पाठकों के दिल में एक प्रकार का खुटका पैदा करते हैं। भूतनाथ कमलनी से विदा होकर सीधे काशी जी की तरफ नहीं गया, बल्कि माया रानी से मिलने के लिए उसके खास बाग तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुआ और दोपहर दिन चढ़ने के पहले ही बाग के फाटक पर जा पहुंचा। पहरे वाले सिपाहियों में से एक की तरफ देख करके बोला, जल्द इतला कराओ कि भूतनाथ आया है। इसके जवाब में उस सिपाही ने कहा, आपके लिए रुकावट नहीं है, आप चले जाइए। जब दूसरे दर्जे के फाटक पर जाइएगा
तो लौंडियों से इत्तला कराइएगा। भूतनाथ बाग के अंदर चला गया। जब दूसरे दर्जे के फाटक पर पहुंचा तो लौंडियों ने उसके आने की इत्तला की और वह बहुत जल्द माया रानी के सामने हाजिर किया गया। माया, कहो भूतनाथ, कुशल से तो हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशी की निशानी पाई जाती है। इससे मालूम होता है कि कोई खुशखबरी लाए हो, और तुम्हारे शीघ्र लौट आने का भी यही सबब है। तुम जो चाहो कर सकते हो। हाँ, क्या खबर लाए? भूतनाथ, अब तो मैं बहुत कुछ इनाम लूँगा, क्योंकि वह काम कराया हूँ जो सिवा मेरे दूसरा कोई नहीं कर सकता। माया, बेशक तुम ऐसे ही हो, भला कहो तो सही, क्या कराए? भूतनाथ, वह बात ऐसी नहीं है कि किसी के सामने कही जाए। माया, लौंडियों को चले जाने का इशारा करके, बेशक मुझसे भूल हुई कि इन सभी के सामने तुमसे खुशी का सबब पूछती थी। हाँ, अब तो सन्नाटा हो गया। भूतनाथ, आपने अपने पति गोपाल सिंह के लिए जो उद्योग किया था वह तो बिल्कुल ही निष्फल हुआ। मैं अब कमलनी के पास से चला आ रहा हूँ। उसे मुझ पर पूरा भरोसा और विश्वास है, और वह मुझसे अपना कोई भेद नहीं छिपाती। उसकी जुबानी जो कुछ मुझे मालूम हुआ है, उससे जाना जाता है कि गोपाल सिंह अभी किसी के सामने अपने को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि गुप्त रहकर आपको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाएगा और अपना बदला लेगा। माया कांप कर, बेशक वह मुझे तकलीफ़ देगा। हाय, मैंने दुनिया का सुख कुछ भी नहीं भोगा। खैर, तुम कौन सी खुशखबरी सुनाने आए हो, सो तो कहो। भूतनाथ, कह तो रहा हूँ, पर आप स्वयं बीच में टोक देती है, तो क्या करूँ? हाँ, तो इस समय आपको सताने के लिए बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है, और रोहतासगढ़ से फौज चली आ रही है, क्योंकि गोपाल सिंह और तेज सिंह ने कुमारों की दिलजमई करा दी है कि राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को माया रानी ने कैद नहीं किया, बल्कि धोखा देने की नीयत से दो आदमियों को नकली चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह बनाकर कैद किया है। अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के दो अय्यारों को साथ लेकर गोपाल सिंह किशोरी और कामनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गए हैं। माया, बिना बोले रहा नहीं जाता। मैंने तो कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद या उनके अय्यारों से डरती हूँ, और न रोहतासगढ़ की फौज से डरती हूँ। मैं अगर डरती हूँ तो केवल गोपाल सिंह से, बल्कि उसके नाम से, क्योंकि मैं उसके साथ बुराई कर चुकी हूँ और वह मेरे पंजे से निकल गया है। खैर, यह खबर तो तुमने अच्छी सुनाई कि वह किशोरी और कामनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गया है। मैं आज ही यहाँ से काशी जी की तरफ रवाना हो जाऊँगी, और जिस तरह होगा उसे गिरफ्तार करूँगी। भूतनाथ, नहीं नहीं, अब आप उसे कदापि गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप क्या, बल्कि आपसी अगर 10,000 एक साथ हो जाएं तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया, चिढ़कर, सो क्यों? भूतनाथ, कमलनी ने उसे एक ऐसी अनूठी चीज़ दी है कि वह जो चाहे कर सकता है, और आपका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया, वह कौन सी अनमोल चीज़ है? इसके जवाब में भूतनाथ ने उस तिलिस्मी खंजर का हाल और गुण बयान किया जो कमलनी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को दिया था और कुंवर साहब ने गोपाल सिंह को दे दिया था। अभी तक उस खंजर का पूरा हाल माया रानी को मालूम नहीं था, इसलिए उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ, और वह कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, अगर ऐसा खंजर उसके हाथ लग गया है तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो गई, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा तिलिस्मी खंजर कहीं से कमलनी के हाथ लगा हो। यह असंभव है, बल्कि ऐसा खंजर हो ही नहीं सकता। कमलनी ने तुमसे झूठ कहा होगा। भूतनाथ हंसकर, नहीं नहीं, बल्कि उसी तरह का एक खंजर कमलनी ने मुझे भी दिया है। कमर से खंजर निकालकर और हर तरह पर दिखाकर, देखिए, यही है। माया ताज्जुब से, हाँ हाँ, अब मुझे याद आया, नागर ने अपना और तुम्हारा हाल बयान किया था तो ऐसे खंजर का जिक्र किया था, और मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई थी। खैर, तो अब मैं उस पर किसी तरह फतह नहीं पा सकती। भूतनाथ, नहीं, घबराइए मत, उसके लिए भी मैं बंदोबस्त करके आया हूँ। माया, वह क्या? भूतनाथ ने वह कमलनी वाली चिट्ठी बटुए में से निकालकर माया रानी के सामने रखी, जिसे पढ़ते हुए वह खुश हो गई और बोली, शाबाश भूतनाथ, तुमने बड़ा ही काम किया। अब तो तुम उस नालायक को मेरे पंजे में इस तरह फंसा सकते हो कि कमलनी को तुम पर कुछ भी शक नहीं होगा। भूतनाथ, बेशक ऐसा ही है, मगर इसलिए अब हम लोगों को अपनी राय बदल देनी पड़ेगी। अर्थात पहले जो ये बात सोची गई थी कि किशोरी को छुड़ाने के लिए जो कोई वहाँ जाएगा उसे फंसाते जाएंगे, सो नहीं करना पड़ेगा। माया, तुम जैसा कहोगे वैसा ही किया जाएगा। बेशक तुम्हारी अक्ल हम लोगों से बहुत तेज़ है, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। अगर उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो वह कई आदमियों को मार कर निकल जाएगा और फिर कब्जे में नहीं आवेगा, और ताज्जुब नहीं कि इसकी खबर भी लोगों को हो जाए, जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। भूतनाथ, हाँ, अस्तु, आप एक चिट्ठी नागर के नाम की लिखकर मुझे दे दीजिए, और उसमें केवल इतना ही लिखिए
कि किशोरी और कामनी को निकाल ले जाने वाले से रोक टोक न करे, बल्कि तरह दे जाए और उस मकान के तहखाने का भेद मुझे बता दे। फिर जब ये दोनों किशोरी और कामनी को ले जाएंगे तो उसके बाद मैं उन्हें धोखा देकर दरोगा वाले बंगले में जो नहर के ऊपर है ले जाकर झट फंसा लूँगा। वहाँ के तहखानों की ताली आप मुझे दे दीजिए। कमलनी की जुबानी मैंने सुना है कि वहाँ का तहखाना बड़ा ही अनूठा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा काम उस मकान से बखूबी चलेगा। जब मैं गोपाल सिंह को वहाँ फंसा लूँगा तो आपको खबर कर दूँगा, फिर आप जो चाहे कीजिएगा। माया, बस बस, तुम्हारी ये राय बहुत ठीक है। अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। माया रानी ने दरोगा वाले बंगले तथा तहखाने की ताली भूतनाथ के हवाले करके उसे वहाँ का भेद बता दिया और भूतनाथ के कहे बमूजिब एक चिट्ठी भी नागर के नाम की लिख दी। दोनों चीज़ें लेकर भूतनाथ वहाँ से रवाना हुआ और काशी जी की तरफ तेज़ी के साथ चल निकला। तो साथियों, अब यहाँ पर ये 8वां बयान पूरा होता है। 9वें बयान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।